Welcome, dear friends, once again. And today we are going to focus on competency based questions on new economic policy. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू मतलब एलपीजी जिसको भी हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो नई आर्थिक नीति जो 1991 में शुरू की गई थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। तो उसी लेसन पर आधारित ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू मर्ज MTNL and BSNL on account of rising losses. Justify the step taken by the government of India. The decision taken by the government of India to merge BSNL and MTNL is quite appropriate. Okay, पहला काम तो ये सही कदम माना गया। The government has merged the two loss incurring businesses with a motive to, क्या मोटिव था? दोनों लॉस में जो फर्में थी MTNL और BSNL, पहला पॉइंट है अचीविंग हाई इकोनॉमिक एंड फंक्शनल इफिशियंसी, अचीविंग हायर इकोनॉमिक एंड फंक्शनल इफिशियंसी, एंड सेकेंड पॉइंट मिनिमाइज पॉसिबल लॉसेस। ये दो पॉइंट हैं। अब हमारा ये दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अमेजन हैज़ बीन आउटसोर्सिंग टू वेरियस customer support companies in India to accommodate more local and international buyers and sellers. In light of the given statement, how has the process of globalization impacted the Indian economy? एक बार फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अमेजन जानते ही हैं, कई बार आपने ऑर्डर भी किया होगा। तो अमेजन हैज़ बीन आउटसोर्सिंग टू वेरियस customer support companies in India to accommodate more local and international buyers and sellers. In light of the given statement, how has the process of globalization impacted the Indian economy? तो इसका आंसर है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। क्या है? पहला है जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अमेजन ने बहुत सारी कंपनियों को यहाँ हायर किया हुआ है, कस्टमर यहाँ से जो लेबर्स हैं उनको हायर किया हुआ है, तो जनरेट हुआ है एम्प्लॉयमेंट, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। दूसरा है इंक्रीजेज द ओवरऑल GDP ऑफ द कंट्री। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह सब बढ़ेंगे तो यहाँ के GDP में नई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी GDP में उतना ही इजाफा होगा, तो इंक्रीज द ओवरऑल GDP ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है लीड्स टू द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। अब एम्प्लॉयमेंट अगर अमेजन कर रहा है तो वो फॉर्मल सेक्टर में होगा, इनफॉर्मल सेक्टर में होगा नहीं, रजिस्टर्ड होगा। तो इससे क्या होगा? तीसरा पॉइंट वही बताना चाहता है, लीड्स टू द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। चौथा पॉइंट है लिमिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द वर्कर्स, लिमिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ द वर्कर्स। तो सोशल सिक्योरिटी जो वर्कर्स की है उसको, उस पर एक लिमिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द वर्कर्स। तो जितने ही जैसे फॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें सोशल सिक्योरिटी जो काम करने वाले लोगों की बढ़ती जाएगी। अब हम आते हैं अगले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तलाश करते हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसको रीड करना पड़ेगा। उसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उसको हमको यहाँ आंसर दिया हुआ है, वैसे तो ये आंसर देना है, इसको रीड करना है और इसको पढ़ना है। एक बार हम रीड कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। गुड्स एंड सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग दोनों के आधार पर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन रोज
almost 20% in April 2022 to reach fresh high of nearly 1.7 lakh crore, pointing to a continued buoyancy in revenue due to higher economic activity and tighter regulation. For the first time, gross GST collection has crossed the 1.5 lakhs crore mark. Total number of e-way bills generated in the month of March 2022 was 7.7 crore, which is 13% higher than 6.8 crore e-way bills generated in the month of February 2022, which reflects a recovery of business activity at a faster pace. During the April 2022, 1.1 crore rupees GST returns were filed. The filing percentage of GSTR 3B in April 2022 was 84.7 as compared to 78.3% in April 2021. पहला पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज अ कम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स इलुसिडेट, ठीक है। गुड्स इज अ कम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी इज a unified single comprehensive indirect tax levied upon goods and services. It has subsumed different types of taxes such as excise duty, service tax, sales tax. It is a destination based consumption tax that is applicable throughout the nation with a single rate of tax for particular commodity or service. GST has reduced the cascading nature of indirect taxes. Second question है buoyancy in the revenue reflected recovery of business activities at a faster pace. Justify the given statement with the valid explanation. एक बार और पढ़ेंगे. buoyancy in the revenue reflected recovery of business activities at a faster pace. Justify the given statement with the valid explanation. In April 2022, the tax collection recorded a 20% hike and reached the level of 1.7 lakh crore rupees. The buoyancy in revenue was an outcome of rising economic activities and tighter regulations by the government. A 13% rise in the number of e-way bills generated and 1.1 crore rupees GST returns filed in the country is the clear indication of recovery of business activities at a faster pace. कुछ डेटा है हमारे पास, तो देख लीजिए. पहले इंडिया अप्रोच्ड द फॉलोइंग टू इंटरनेशनल एजेंसीज एंड रिसीव्ड $7 billion एज लोन टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस. अब यहाँ कुछ डेटा है. दिस इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड 1991-92 ये रिफॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ था. टारगेट था डिस इन्वेस्टमेंट का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का 2500 करोड़. एक्चुअल क्या हुआ, जस्ट आप डबल से भी ज़्यादा 5540 करोड़. 2017-18 में टारगेट था 1 लाख करोड़ का, 1,57,000 स्लाइटली ज़्यादा हुआ था बस. गैट वॉज एस्टेब्लिश इन 1948. गैट वॉज एस्टेब्लिश इन 1948 विथ 23 कंट्रीज. इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, ये है डेटा. और गैट वॉज एस्टेब्लिश इन 1948 विद 23 कंट्रीज. अब हम इस डेटा को देखेंगे जरा ध्यान से. टेबल देखिए आप. ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स इन परसेंटेज. तो मेजर सेक्टर्स कौन कौन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर. और ये देखें 1980, 91, 92, 93 ये प्री रिफॉर्म्स हैं एंड पोस्ट रिफॉर्म्स हैं. एग्रीकल्चर का रिफॉर्म से पहले 1991 में रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, तो रिफॉर्म से पहले 3.6% था ग्रोथ जीडीपी, ठीक है. 3.6% के रेट से ही बढ़ा, ओके. और इंडस्ट्री का 7.1, सर्विस का 6.7. आप देखिए एग्रीकल्चर में 3.6 था और रिफॉर्म के बाद 3.3, 92 से 2001 के बीच में 3.3, मतलब घट गया है एग्रीकल्चर का जीडीपी में परसेंटेज जो ग्रोथ है वो घट गया. इंडस्ट्री में 7.1 था, 6.5 हो गया. सर्विस में 6.7%, 8.2. केवल सर्विस सेक्टर बढ़ा है जबकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों डाउन हुए हैं. ये ट्रेंड चलता रहा. 2.3, 3.2, 1.5. 2013-14 में जाकर ये
अपने पुराने रिकॉर्ड की बराबरी किया है। फिर इसके कोविड का नहीं 2014-15 के बाद भी 14-15 में -0.2 चला गया और भी स्थिति डाउन हो गई। इंडस्ट्री में ये देखिए 7.1, 6.5, 9.4 ये 2002 के और 7 के बीच में। और इस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी हम की सरकार अभी थी, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की सरकार यूपी की गवर्नमेंट आई है। 2003 में 2004 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद अटल जी की सरकार हट गई थी। तो ये जो भी ये आउटकम है 2002 और 2007 के बीच का दिया गया है। तो पहले का भी कुछ प्रभाव होगा और इसका 2004, 5, 6 का प्रभाव, 5 का प्रभाव 6 में, 6 का प्रभाव 7 में, ऐसे होता है। 2007 से 12 में क्या स्थिति है देख लीजिए। तो ये 3.2 अभी भी इससे डाउन ही है। 7.4 ऑलमोस्ट बराबर है। और ये 10 ये मतलब सर्विसेज सेक्टर में वृद्धि को देखेंगे, इंक्रीज को देखिए सर्विस सेक्टर के 6.7, 8.2, 7.8 ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा अगर किसी को मिला तो ये। अच्छा, यहाँ ये भी बात ध्यान देने योग्य है, अगर हम सही तरीके से इंटरप्रेशन करें तो इसमें सरकार का क्या योगदान है सर्विस सेक्टर में। हाँ, बस इतना ही योगदान मुझे दिखाई देता है कि सरकार ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया और जो बाहर की जो कंपनियां थी एमएनसीज, अगर देखा जाए क्रिटिक के रूप में देखा जाए तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाया। उनके यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा था, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस को आउटसोर्स किया और यहाँ पर ठीक है उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर भी खोले, उन्होंने अपने बीपीओ सेंटर भी खोले और उसका फ़ायदा उन्हीं को मिला। तो 7-8 पॉइंट, लेकिन हाँ हमारे यहाँ चूँकि खोले तो इसलिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमारे जीडीपी में योगदान बढ़ गया उनका। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, मैं बार बार कहता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वॉज एक्सीडेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नॉट प्लान्ड वन। बिकॉज जब प्लान्ड वन करते हैं तो उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिया मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम था, प्राइस राइज थे, सारी चीज़ें थी निगेटिव होती थी। तो चलिए देखिए 7 पॉइंट ओवरऑल सर्विस सेक्टर का परसेंटेज परफॉर्मेंस अच्छा है और स्टैग्नेंसी दिखाई दे रही है। ये 7.4 जरूर इससे ज़्यादा हुआ था। 9.4 ये 2002 से 2007 के बीच में अच्छा हुआ। इसके बाद तो 2 साल केवल हमारा 7.1 प्री रिफॉर्म्स पीरियड से पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में 2 साल कोई ज़्यादा रहा, 9.4 और 7.4। इसके बाद देख लीजिए तो ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। टोटल 5.6 ग्रोथ था प्री रिफॉर्म में और इसके बाद इसका एवरेज देख लिया तो 6.4, 7.8, 8.2 इन सालों में को आप देखते जाएंगे, हम बार बार नहीं बोलेंगे। 5.6, 6.6 और इधर 7.4 इम्प्रेसिव थोड़ा सा रहा। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है $100 बिलियन 90 से 91 के बीच में और 6 बिलियन इन 1990 से 91 के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारे पास। ये रिजर्व है और ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को ऐसे देखते हैं 1991 के बाद 17-18 में हमने जो डाटा लिया तो ये हमारा 30 बिलियन, ये मिलियन में ध्यान देंगे, 100 मिलियन और ये है 30 बिलियन। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना से तुलना करेंगे तो ये भी बहुत कम दिखाई देगा। 6 बिलियन इन 1990 से 91 में फॉरेन एक्सचेंज था, अभी 18-19 में 413 बिलियन $। तो काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटम उछाल आया है, लेकिन चाइना से फिर भी कम होगा। Old currency notes of rupees 500 and 1000 were demonetized with effect from November 8, 2016, and new currency notes in the denomination of rupees 500 and 2000 were launched. Under GST, there are 6 standard rates applied, that is 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% on supply of all goods or services across the country. 1948 में establishment of a general agreement on trade and tariff (GATT). 1991 new economic policy (NEP), LPG policy and devaluation of rupees to resolve balance of payment crisis. 1995 World Trade Organization (WTO) was founded. April 2001 quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agricultural products were fully removed. 8 November 2016 demonetization. 2016 the Indian Parliament passed the Law Goods and Services Tax Act. 1st July 2017 Goods and Services Tax (GST) Act 2016 came into effect.
अब ये कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, मैं इसको रीड आउट भी नहीं करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।